पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कुरुक्षेत्र लोकसभा में पड़ने वाली विधानसभा सीटों का, और आज हम आकलन करने वाले हैं करनाल लोकसभा में पड़ने वाली विधानसभा सीटों का। कुरुक्षेत्र में जो आकलन किया था उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का आ रहा है और बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे फोन कॉल भी आ रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है और बहुत अच्छी बातें बताई हैं। तो आज हम जिक्र करने वाले हैं करनाल लोकसभा की सीटों को लेकर के। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद है खरी खरी न्यूज से कुलदीप शुरान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अरुण। सर, कुरुक्षेत्र का आकलन किया, काफी सटीक हुआ और काफी रिस्पांस लोगों का आ रहा है कि अब बहुत अच्छा एक आकलन हुआ है और इस सीरीज को आगे बढ़ाइए। तो इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम करनाल लोकसभा में पहुंचे हैं और करनाल लोकसभा अपने आप में एक सीएम सिटी से रिलेट करती है। तो क्या कुछ इसमें रहने वाला है, क्या चीजें होने वाली है? देख, कह सकते हैं करनाल का जो पार्लियामेंट है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा था, वहीं विधानसभा चुनाव में करनाल के पर सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि ये सीएम का डिस्ट्रिक्ट भी है और उसमें सीएम की विधानसभा की सीट भी है। और यही वजह है कि सीट के ऊपर जो है दोनों पार्टियों का खास फोकस है और इन सीटों को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच में सबसे ज़्यादा मारामारी भी रहेगी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2019 का चुनाव था, उसमें करनाल जो पार्लियामेंट था उसमें 5 सीटों के ऊपर बीजेपी के एमएलए थे और 3 सीटों पर कांग्रेस के एमएलए भी थे और 1 सीट के ऊपर इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे। इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे नीलोखेड़ी में। नीलोखेड़ी हल्का ऐसा है, वहाँ पर भी कुछ भी उलटफेर हो सकता है। वहाँ पर अब की बार भी लग रहा है कि मारामारी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि कांग्रेस की टिकट के लिए वहाँ पर जो है 37 लोग अप्लाई कर चुके हैं। तो आप सोचिए, जहाँ पर बड़ा वही भगदड़ वाली बात। हाँ, आप ये भी देखिए, पिछली बार 3 लगातार चुनाव है कांग्रेस हार चुकी है और उसके बावजूद वहाँ पर कितनी भारी भीड़ जो है दावेदारों की है। ये बताता है कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में भी इस बार हालात जो है अलग टाइप के हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पर कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का पलड़ा भारी रह सकता है। हम अगर विधानसभा हल्के वाइज देखें तो बेशक से नीलोखेड़ी के अंदर जो है कांग्रेस के दावेदारों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक वहाँ मजबूत है। बीजेपी ने पिछली बार जो कबीरपंथी थे, भगवान दास जो है 14 के एमएलए थे, वो सिर्फ महज 700 या 800 वोटों से चुनाव हार गए थे और वो इस बार भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी वहाँ पर किसी बड़े चेहरे को उतारने का काम कर सकती है, सरप्राइजिंग फेस दे सकती है, ताकि यहाँ के लोगों को जो है उसके फेस फेडिंग में लेकर वो है ये सीट जीतने का काम कर सके। कांग्रेस के लिए चुनाव ऊपर से आसान नजर आता है, लेकिन प्रत्याशी का चयन ही तय करेगा कि कांग्रेस यहाँ चौथा चुनाव लगातार हारेगी या इस बार जीत का खाता खोलेगी। अगली सीट जो है वो सीट है करनाल की। करनाल नायब सैनी की सीट है, पहले खट्टर साहब की सीट थी। तो नायब सैनी के बारे में बीच बीच में चर्चा चलती है कि वो सीट बदल सकते हैं, लड़वा में जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो सूचना है वो सूचना बता रही है कि नायब सैनी करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि उनके सामने प्रत्याशी कौन होंगे। 2 बार के जो टिकट मिली 2 बार, वो त्रिलोचन सिंह रहे हैं। 2019 के आम चुनाव में उनको 34,000 वोट मिले थे और अब 2024 के बाई इलेक्शन में उनको 55,000 वोट मिले हैं। यानी सीएम सिटी में उन्होंने कांग्रेस का ग्राफ तो बढ़ाया है, लेकिन अब चर्चा ये चल रही है कि अब ऊपरी जो हाईकमान का फ़ायदा उठाकर रिलेशन के बलबूते पर सुमित्रा सिंह यहाँ से टिकट ला सकती है। लेकिन ये भी खास बात है कि सुमित्रा सिंह उस टाइम जो है कांग्रेस को छोड़कर भाग गई थी जब कांग्रेस को जरूरत थी। आप देखिए 2005 और 2009 में लगातार 2 बार सुमित्रा सिंह विधायक रही, लेकिन जब 2014 में जब खट्टर साहब वहाँ पर आए और ये हो गया कि भाई वो सीएम के फेस होंगे और वो चुनाव हार जाएंगी, तो उन्होंने हुड्डा साहब के साथ जो सेटिंग करके अपने आप के लिए असंध की सीट ले आए, जहाँ पर ना कोई वर्किंग थी ना कुछ और था। जिन सुरेंद्र नरवाल की वर्किंग असंध में थी और जो असंध में चुनाव जीत सकते थे, उनको तो आना पड़ गया करनाल में और ये चली गई असंध में, और दोनों सीटों पर इसलिए कांग्रेस की बुरी हार हुई। और 2019 में तो इससे बुरा हाल हुआ कि सुमित्रा सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार ही कर दिया। तो लेकिन अब वो कांग्रेस का माहौल देखकर उन्हें लगता है कि अगर नायब सैनी यहाँ से चले गए तो कांग्रेस ये सीट जीत सकती है। इसलिए अब सुमित्रा सिंह त्रिलोचन सिंह की बजाय खुद टिकट लेने के चक्कर में पड़ गई हैं। अब बात करते हैं हम एक मैं इसके करनाल के और नायब सैनी की रिलेट करते हैं। नायब सैनी के लिए एक ये भी चर्चा है, कितनी सही है कितनी गलत है वो आप बताएं। गोहाना से भी उनकी कह रहे हैं कि चर्चाएं, सर्वे उन्होंने कराया, वो सीट बदलने की बात है। ये बिल्कुल बेसिर पैर की बात है। मुझे लगता है कि जो है नायब सैनी जो है गोहाना की साइड में जाकर देखेंगे, क्योंकि आप सिंपल सी बात है कि सोनीपत जो एरिया है वो भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है और वहाँ पर नायब सैनी जाकर देखिए। 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो है कि कोई सीएम अगर सीट चेंज करता है तो उसकी पार्टी की नेगेटिविटी होती है, ये मैसेज आता है कि सीएम अपनी सीट पर सेफ नहीं है, इसलिए वो छोड़कर भागे हैं। और जब सीएम की सीट ही सेफ नहीं है तो ऐसे में पार्टी सरकार कैसे बनाएगी?
और दूसरी बात यह कि अगर नायब सैनिक को जाना होगा तो लाडवा जाएंगे, जहाँ पर बेहतर गुंजाइशें हैं जीत की। तो वो बातें मुझे लगता है कि जो घोड़ा को लेकर है वो बातें उड़ी उड़ाई बातें हैं, जमीनी चीज़ में नहीं है। अब बात करते हैं इंद्री सीट की। इंद्री सीट के ऊपर पिछली बार राम कुमार कश्यप जो है बीजेपी के एमएलए बने थे। अब की बार उनकी हालत खस्ता है और इसलिए बीजेपी उनके टिकट जरूर काटेगी। वहाँ पर जो कर्णदेव कंबोज जो 2014 में विधायक बने थे, उनको रादौर से शिफ्ट करके जो है यहाँ पर लाया जा रहा है। अब कांग्रेस के लिए देखने की बात है कि अगर कर्णदेव कंबोज प्रत्याशी आ गए तो राकेश कंबोज का क्या होगा, क्योंकि अगर 2 प्रत्याशी एक कास्ट के आ जाते हैं तो फिर उन हालात में कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत की गुंजाइश बढ़ जाएगी। और अगर जो है उनकी बजाय कांग्रेस ने कोई दूसरा चेहरा उतारा तो उस कंडीशन में फिर जो है राकेश कंबोज चुनाव पक्का लड़ेंगे, और अगर बगावत होगी तो फिर कांग्रेस की बजाय बीजेपी फिर से सीट जीत जाएगी। जहाँ तक घरोंडा की बात है, घरोंडा सीट के ऊपर भी इस बार रोचक मुकाबला होगा। सवाल यही रहेगा कि 2 बार के विधायक हैं बीजेपी के हरविंदर कल्याण, उनके सामने बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस टिकट किसको देगी। अगर वीरेंद्र राठौर को टिकट दी जाती है तो वो बिल्कुल कांटे का मुकाबला देंगे और कांग्रेस की जीत की उम्मीदों को पैदा करेंगे। अगर उनकी बजाय किसी और को टिकट दी जाती है तो फिर हरविंदर कल्याण जो है जीत की पक्की हैट्रिक लगाने का काम करेंगे। यानी मुकाबला पार्टियों के बीच में प्रत्याशियों का आ रहा है। यही हाल असंध सीट का भी है। असंध सीट के ऊपर पिछली बार जो है शमशेर गोगी कांग्रेस के टिकट के ऊपर जो है मामूली से मार्जिन से चुनाव जीत गए थे। अपने दर्शकों को ये बता दें कि यह अकेली सीट असंध की ऐसी है जहां पर 2009 के चुनाव में जमानत जब्त करवाकर भी जिलेराम शर्मा विधायक बन गए थे, और इस सीट के बारे में भी कुछ भी आप अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे पुंडरी की सीट है, ऐसे असंध की भी सीट है। यहाँ पर 5 से 6 मजबूत कैंडिडेट उतरते हैं और कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 22,000, कोई 23,000 वोट लेके जो है 30,000 वाला जो है एमएलए बन जाता है। तो बीजेपी के लिए भी यहाँ प्रत्याशी की तलाश चल रही है, और कांग्रेस के लिए भी शमशेर गोगी की जो है आपकी बात जीत पक्की नहीं लग रही, बल्कि जो है वो चुनाव पक्का हारेंगे। बल्कि इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी प्रत्याशी को ढूंढ रही है। अगर यहाँ पर एक चर्चा गोगी के लिए ये भी है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा झुकाव हुड्डा साहब की तरफ भी कर रहे हैं, वो आजकल सुनने में आया। देखिए, वो नई खबर ये है कि जो है शमशेर गोगी ने अपने समर्थकों से कहा ऐसा पोस्टर लगवाया जिसमें दीपेंद्र हुड्डा की फोटो है। यानी वो अपनी सीट बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो पाला बदल रहे हैं, यानी वफादारी बदल रहे हैं। वैसे तो कुमारी शैलजा के बंदे हैं वो नहीं, क्योंकि दिव्यांशु का जब नामांकन हुआ था ना, जब शमशेर गोगी हमें वहां मिले थे नामांकन में, वो थे वहां पे, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं अगर यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या है। लेकिन उसके बाद में आप देखिए, उसके बाद जो प्रोग्राम हुए, जो दीपेंद्र हुड्डा प्रोग्राम पीछे हुए हैं, उनमें शमशेर गोगी नहीं थे। अब फोटो आ गई। अब फोटो उन्होंने किस वजह से लगाई आप समझ सकते हैं। उनको टिकट खतने का खतरा है। देखिए, अगर सीटिंग गेटिंग नहीं चलेगा तो उस कंडीशन के अंदर जो है भूपेंद्र हुड्डा यहाँ से अपने खास समखास जो है सुरेंद्र नरवाल को टिकट दिलवा सकते हैं। और ये सच्चाई भी है कि सुरेंद्र नरवाल जो कांग्रेस की टिकट के ऊपर वो असम सीट के ऊपर जिताऊ प्रत्याशी हैं, क्योंकि उनके परिवार ने कुल मिलाकर जो है 18 इलेक्शन लड़े हैं और 18 में से 17 इलेक्शन उन्होंने जीते भी हैं। और एक इलेक्शन जो हारा है, मैंने आपको बताया कि जो करनाल सीट के ऊपर जबरदस्ती भेजा गया था शिफ्टिंग विदाउट जो है मजबूरी का शिफ्टिंग थी, चॉइस की शिफ्टिंग नहीं थी। बाकी चुनाव का रसूख पूरे इलाके में ज़्यादा है, इसलिए अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है तो वहाँ पर कांग्रेस की जीत की गारंटी रहेगी, और अगर शमशेर गोगी को दी जाती है तो फिर हार की गारंटी रहेगी। और बीजेपी के लिए वहाँ पर जो है जिलेराम शर्मा जो पूर्व एमएलए हैं वो सबसे मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि आप देखिए वहाँ पर रोड की ब्राह्मण की जो जुगलबंदी है और प्लस में राजपूत, तीनों मिलाकर लगभग जो है 70,000 का वोट बैंक बनता है। और ये 70,000 का वोट बैंक अगर मिल जाएगा तो फिर वो जीत के लिए प्रबल संभावना पैदा कर देगा। उसके बाद हम एंट्री करते हैं हम जो है पानीपत ज़िले में। पानीपत ज़िले की जो पानीपत जो सिटी सीट है उस पर 2 बार की तरह लगातार तीसरी बार भी बीजेपी का पलड़ा भारी है। यानी चाहे प्रमोद बीज को टिकट देंगे वो भी जीतेंगे, हाँ, लेकिन अगर संजय भाटिया को टिकट दी जाती है वो पक्का हारेंगे, क्योंकि उनका नाम सुनते लोगों को मिर्च लगती है। क्योंकि एज ए एमपी वो बिल्कुल जो है निकम्मे रहे, बिल्कुल ही वो फ्लोप रहे, और सांसद के तौर पर वो लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं इसराना की, इसराना सीट के ऊपर बीजेपी को सरप्राइजिंगली लीड मिली है लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि फिर बलवीर वाल्मीकि जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो अभी भी आगे नजर आते हैं। अब देखने की बात एक क्या कृष्णलाल पंवार जो राज्यसभा के मेंबर हैं, अगर वो खुद चुनाव लड़ेंगे तो फिर वो बराबर की टक्कर जो है उन इस वाल्मीकि को देंगे। अगर उनकी बजाय कोई और चेहरा आएगा तो फिर जो है बलवीर वाल्मीकि चुनाव जीतने के आसार बढ़ जाएंगे। जहाँ तक सीट की बात आती है पानीपत ग्रामीण की, पानीपत ग्रामीण की सीट भी ऐसी जहाँ कांग्रेस की टिकट के लिए लगभग 40 लोगों ने अप्लाई किया है। क्या बात है, महिपाल डांडा के खिलाफ। हाँ, और खास बात ये कि 3 बार से वहाँ कांग्रेस जीती भी नहीं है।
मैंने आपको बताया ना, जहाँ जहाँ जेजेपी को अभी अच्छे वोट मिले थे, संभावनाएं जहाँ होती हैं युद्ध तो वहीं शुरू होगा ना। तो वही तो बता रहा हूँ ना कि जो 40 के करीब कैंडिडेट है, तो आप मान के चलिए कि वहाँ पर कितनी भारी भरकम कांग्रेस में ही लड़ाई होगी। अगर कांग्रेस ने वहाँ पर जो है विजय जैन जैसे एक नेता को टिकट दे दिया तो जिताऊ हो सकते हैं। क्योंकि देखिए की बार जो जहाँ पर जेजेपी खड़ी थी पिछली बार, जेजेपी को पानीपत ग्रामीण में 45,000 वोट मिले, नंबर 2 पर रही, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। लेकिन अब की बार विजय जैन का प्लस पॉइंट क्या है कि उनको पार्षद हैं वो जो है नगर निगम के, वो शहर की कॉलोनियों में जो है जो ढांडा के बराबर जो है पकड़ रखते हैं, वोट बैंक भी रखते हैं, और गांव में कांग्रेस के नाम पर उनको बढ़त मिलकर आएगी, तो वो महिपाल ढांडा को हरा सकते हैं। अगर इनकी बजाय किसी और को टिकट देगी तो फिर महिपाल ढांडा जीत की हैट्रिक लगाने का काम करेंगे। और जो आखिरी सीट है समालखा की सीट 2019 में कांग्रेस बड़ी आसानी से जीती थी। धर्म सिंह छोक्कर को बीजेपी के विरोध में पहली बार गुजरों को जो है जाटों ने वोट दिए और इसलिए वो 80,000 वोट ले गए। आप देखिए 2014 में जो है उनको वोट मिले थे 47,000 और वो 2019 में हो गए 80,000। यानी जाट वोटरों ने बीजेपी को हराने के लिए, जेजेपी कमजोर थी इसलिए वो हराने के लिए वहाँ पर जो है थोक के भाव वोट दिए, वो एमएलए बन गए। लेकिन अब जो है धर्म सिंह छोक्कर है वो फरार चल रहे हैं, उनके चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है। ऐसे में उनके दोनों बेटों के खिलाफ भी केस दर्ज है, तो कांग्रेस के लिए वहाँ पर फिलहाल कोई जिताऊ प्रत्याशी नहीं है। और बीजेपी ने मौके का फायदा उठाते हुए जो पूर्व मंत्री होते थे करतार सिंह भड़ाना, उनके बेटे मनमोहन भड़ाना को जो है वहाँ पर एक्टिव कर दिया है। और ये सरप्राइजिंग फैक्ट है, आप सभी जानते हैं कि भड़ाना फैमिली ऐसी है जो कहीं से लड़ा था जो राजस्थान में चुनाव जीत चुकी है, जो हरियाणा में चुनाव जीत चुकी है, यूपी में चुनाव जीत चुकी है, और करतार भड़ाना अभी जो है उत्तराखंड में चुनाव लड़कर आए हैं। बेशक से वो 700-800 वर्ष से चुनाव हार गए हैं, लेकिन ये ऑलराउंडर फैमिली है। तो इस सीट को जीतने के लिए जब बीजेपी ने एक अच्छा जो है शॉट खेला है। अब मनमोहन भड़ाना है कितनी अपनी फील्डिंग बढ़िया कर पाएंगे देखने की बात रहेगी, लेकिन कांग्रेस वहाँ पर फंस गई है। यानी कहने की बात यह है कि कांग्रेस के जो 3 एमएलए थे वो तीनों एमएलए आज की तारीख में सेफ नहीं हैं, लेकिन बीजेपी के भी जो 5 एमएलए थे, 5 एमएलए में से 3 एमएलए उनके भी सेफ नहीं हैं। और जो नीलोकड़ी सीट तो वही जो है रब जाने भी रब जाने, उसकी कंडीशन वही है। यानी करनाल पार्लियामेंट की 9 सीटों के ऊपर जो है दोनों पार्टियां बराबर में खड़ी हुई हैं। जीत की गुंजाइश जो है क्लियर बीजेपी की जरूर 2 सीटों की है, लेकिन कांग्रेस की एक भी सीट के ऊपर आज की तारीख में जीत क्लियर नहीं है। यानी करनाल पार्लियामेंट में बीजेपी का पड़ा भारी रहने के पूरे आसार हैं और कांग्रेस वहां पर पिछली बार की तरह 2 या 3 सीटों पर ही रह सकती है या 1-2 सीट पर भी रह सकती है। यानी अब तक हम बता दें कि जो हमने जो 27 सीटें हमने जो अब तक कवर कर ली हैं, 27 सीटों का जो समीकरण ये बता रहा है कि कांग्रेस जो है 27 जो सीटें हैं उनमें से लगभग जो है 12 से 13 के ऊपर जो है कांग्रेस का पड़ा भारी नजर आता है। लेकिन सेम टू सेम जो है 11 से 12 के ऊपर जो बीजेपी भी मजबूत नजर आती है, वो सिर्फ 2 या 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर या तो इंडिपेंडेंट है और या जो है ट्रायंगल फाइट है, तो वहां पर नजदीकी मामले में कहा नहीं जा सकता। यानी 3 लोकसभा क्षेत्रों का जो रुझान बता रहा है, आकलन बता रहा है कि दोनों ही पार्टियों के बीच में सीधी टक्कर चल रही है और यहाँ पर जो है तीसरी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, पानीपत को लेके मुझे पूछना था, अवनीत कौर जो है मेयर थी और वो अब कांग्रेस में शामिल हुई, क्या लगता नहीं फर्क पड़ेगा कुछ? आपने कहा कि बीजेपी वहां पे बहुत मजबूत है। नहीं, जो मेयर शामिल हुई है वो रेवड़ी थी, जो पूर्व एमएलए थी 2014 की, जो वो शामिल हुई है जो है। और लोकसभा चुनाव के अंदर सुमित्रा रेवड़ी थी जो शामिल हुई थी जो है। अच्छा, हाँ, तो उनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जो है बम्पर लीड जो है पानीपत जो है शहर सीट पर बीजेपी को मिली है। यानी उनका जो एक लगाव था, लगता है कि पंजाबी वो हैदराबादी बिरादरी से हैं, जिनके लगभग जो है 25-26 हज़ार वोट हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव ने बता दिया कि वो बिरादरी, वो पंजाबी वोट बैंक है, वो बीजेपी के साथ में है, कांग्रेस के साथ में नहीं है। तो यही वजह का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो ये तो था करनाल लोकसभा का इलेक्शन। करनाल लोकसभा में जो विधानसभा सीटें पड़ती हैं उनका हमने एक मोटा मोटा सा आकलन किया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह से लगातार अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहें, देखते रहें। नमस्कार।